नमस्कार, मीडिया प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। देश में अब होंगे 10,000 की जगह 25,000 जन औषधि केंद्र। पीएम मोदी ने किया केंद्रों की संख्या बढ़ाने की परियोजना का शुभारंभ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से कहा, नारी, युवा, किसान और गरीब हैं विकसित भारत के 4 स्तंभ। पीएम मोदी ने किया महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ। कहा, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई धार। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। दिग्गज नेताओं की किस्मत का आज होगा फैसला। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिलचस्प मुकाबला। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। मणिपुर के सबसे पुराने हथियारबंद समूह यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का शांति समझौते पर हस्ताक्षर। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। देश में आज लगेगा 37 जगहों पर रोजगार मेला। पीएम मोदी आज 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। कल दुबई में COP28 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े विषय पर पीएम मोदी देंगे संबोधन। यूएई द्वारा ट्रांसफॉर्मिंग क्लाइमेट फाइनेंस के उच्च स्तरीय कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे पीएम। और इजराइल हमास के बीच 7वें दिन भी लागू होगा संघर्ष विराम। दोनों पक्षों के बीच एक दिन और बढ़ा संघर्ष विराम। इजराइल को हमास ने दी बंधकों की नई सूची। अमेरिकी विदेश मंत्री भी इजराइल के दौरे पर। और बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया। इसे महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये पहल महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स देवघर में देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी पीएम का विशेष ध्यान रहा है। देश भर में फैले जन औषधि केंद्रों को इस दिशा में शानदार प्रयास माना जाता है। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की ये पहल आम लोगों के बहुत काम आ रही है। प्रधानमंत्री ने जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की शुरुआत की। और पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया। पीएम ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाली ड्रोन दीदी योजना की एक लाभार्थी से बात करते हुए उनके अनुभव को सुना। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती हैं तो? हाँ, आते हैं। रावण अम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव, गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश की एक प्रेरणा है।
विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पीएम ने एम्स देवघर से जुड़े एक अन्य लाभार्थी से भी संवाद किया। इस लाभार्थी को जन औषधि केंद्र से बहुत मदद मिली है। पहले कितना खर्चा होता था, अभी कितना खर्चा होता है? अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में। अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयां मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयां अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है। और अरुणाचल प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से जुड़े एक अन्य लाभार्थी ने अपने गांव में नल से जल योजना से आए बदलाव के बारे में विस्तार से बताया। ठाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में, कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर, उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सरकार देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने कहा कि युवा, महिला, किसान और गरीब के उत्थान से ही भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है। प्रधानमंत्री ने ड्रोन दीदी योजना को लेकर ग्रामीण बहनों में देखे जा रहे जबरदस्त उत्साह को सराहा। पीएम ने कहा कि ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ उनके लिए ड्रोन दीदी को नमन करने का कार्यक्रम है, इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम नमो ड्रोन दीदी का ऐसे नाम दिया है। मेरे लिए तो ये ड्रोन दीदी को नमन का कार्यक्रम है और इसलिए मैं तो इस कार्यक्रम का नाम देता हूं नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। ये हमारी नमो ड्रोन दीदी जो है, ये आज लॉन्च हो रही है। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे से कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा।
और कार्यक्रम के दौरान देश भर में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा ले रहे लोग भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। केंद्र सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में ये यात्रा जारी है। सबके सर पर हो अपनी पक्की छत, कोई गरीब न रहे भूखा, 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता हो, रोजगार के नए अवसर हों, किसान खुशहाल हो, महिलाएं सशक्त हों, युवा कुशल और उद्यमी हो। यही है सही मायने में आर्थिक सामाजिक विकास और मोदी सरकार की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में नया भारत अब पहुंच रहा है जन जन तक। केंद्र सरकार की योजनाओं की 100% कवरेज के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी दी है। आपके गांव में या शहर में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा आए तब आप अवश्य वहां उपस्थित रहिए और आयुष्मान भारत के कार्ड को बनवाइए। ये देश आत्मनिर्भर बने, महासत्ता बने, इसमें कोशिश में है और मैं समझता हूँ उसी लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयोजन है। प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया। अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। जनजाति और जनजाति समाज के लिए लगातार कार्य किया है और उनके मूलभूत बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात के साथ कि उन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को सही तरीके से हम जन जन तक पहुंचाएं। देश के मात्र 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचता था। आज ये आंकड़ा बढ़कर के 71% के आसपास पहुंचा है। देश में 10.5 करोड़ माताओं बहनों को पानी लाने के अभिशाप से मुक्ति मिली है और पूरा विश्वास है कि 2024 तक हम हर घर तक पीने का पानी पहुंचाकर महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव करने के साथ साथ देश के सामान्य स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा योगदान उसे ऊपर उठाने के लिए कर सकेंगे। लैंड रिसोर्स विभाग जमीनों का, भूमि का उनको दे रहा है, कागज दे रहा है, क्योंकि राज्य के अंदर हर राजस्व ग्राम में खाता खसरा 1 से शुरू होता है। अब मैं उनको एक तरह से भूमि आधार कार्ड भी दे रहा हूं। डे एन्युअल मिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं। मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया। दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं। इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है। पूरा भारत एक स्वर में कहता है मोदी है तो मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है। अमृतकाल में जन भागीदारी की इस अभूतपूर्व पहल के साथ देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेजी से अग्रसर है। और इन तमाम विषयों पर, इन तमाम इनिशिएटिव्स पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं शेखर अय्यर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। शेखर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, शुरुआत सर मैं इस योजना से कि प्रधानमंत्री ने आज नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की और उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को दिया जाएगा। खेती किसानी में महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़कर आई हैं, उन्हें तकनीक का एक सहायता मिलेगा, उन्हें एक असिस्टेंस उन्हें मिलेगा। मेरा सर सवाल ये कि ये जो ड्रोन योजना है, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये किस तरह से
खेती बाड़ी में तो हम देख रहे थे कि यूज पिछले कुछ महीनों से सालों से हो रहा है, लेकिन अब महिलाओं को अब ये दिए जाएंगे। महिलाएं किस तरह से सशक्त होंगी सर इस योजना के जरिए? असीम जी, इस स्कीम का जो कल कैबिनेट अप्रूव किया था, इसका आज उद्घाटन हुआ है। इसका जो लक्ष्य, 2 लक्ष्य है। एक, टेक्नोलॉजी और कृषि क्षेत्र में और आगे उसका प्रवेश हो और टेक्नोलॉजी से किसान को बेनिफिट हो। और दूसरी जो बात है, जो जितने हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनसे कुछ लोगों को सिलेक्ट करके ट्रेनिंग देकर ये ड्रोन को यूज कर सकेंगे कि कृषि के काम में। तो कृषि के काम में ड्रोन की यूटिलाइज करने के लिए इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनमें एक असिस्टेंट भी होंगे उनके लिए, उनको मंथली सैलरी भी दिया जाएगा। और जैसे उनको आज पीएम ने कहा उनको दीदी करके बुलाएंगे, इसका मतलब एक प्रकार से हर गांव में, हर ग्राम पंचायत लेवल पे ऐसा एक सुविधा मिलेगी जिससे किसान भाइयों को काफी फायदा मिलेगा। जानकारी लेने के लिए आपके जितने नानो फर्टिलाइजर की बात हो रही है, इस ड्रोन के माध्यम से आप फर्टिलाइजर बिछा सकते हैं आपके खेत में। तो ऐसे कई कार्यक्रम को लेकर ये ड्रोन को इस्तेमाल होगा। और ऐसे जितने सेल्फ ग्रुप्स हैं, देखिए अभी तो कार्यक्रम है कि मार्च 2024 तक कम से कम 500 ड्रोन दिए जाएंगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। और अगले 2 साल में एक लक्ष्य है कि 14,500 ड्रोन देने की बात है सारी हेल्प ग्रुप्स को ये करके। एक एक ड्रोन के लिए जो खर्चा हो रही है 10 लाख की खर्चा हो रही है, जो सरकार, केंद्र सरकार 8 लाख तक दे रही है। और ये जितने ड्रोन साखीज होंगे या ये दीदीज होंगे, उनको हर महीना 15,000 रुपये तनख्वाह दिया जाएगा। तो एक प्रकार से जो सरकार की प्लान है, कम से कम इस पे 1,261 करोड़ की जो खर्चा है, ये मतलब 2024-25 में, इससे आप देखेंगे इसको किराए पर ले सकते हैं किसान भाई, मतलब रेंट करके अपने खेत में इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बड़ा एक नया स्कीम है जहां टेक्नोलॉजी, जब ड्रोन, देखिए एक तरफ से हमने, सरकार ने ड्रोन मतलब हमारे भारत में मेड इन इंडिया ड्रोन की बहुत स्कीम्स चल रहे हैं जिसमें कई ड्रोन बनाए जा रहे हैं। और इन ड्रोन के लिए एक ऑटोमेटिक मार्केट भी हो गया है इससे। तो हमेशा आप देखेंगे अभी सरकार की तरफ से कोशिश होगी जो गांव की जो क्लस्टर्स है, मतलब ग्रुप जितने ले लेंगे कि जितने गांव को आप एक ग्राम पंचायत लेवल पे या एक ग्रुप लेकर फिर वहां जो जितने जो महिला के जो अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनमें से लोगों को सिलेक्ट करके फिर ट्रेनिंग देकर एक प्रकार से, देखिए ये ड्रोन की रिपेयर की भी बात है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, इसीलिए उनको भी उनमें से किसी को ड्रोन की मेंटेनेंस का भी बताया जाएगा। एक प्रकार से ये मॉडल जो है एक सस्टेनेबल मॉडल है, ताकि वही गांव से ही इनकी जो बिजनेस होगी, मार्केट होगी, उसी में से महिला की भी सशक्तिकरण होगी, एम्पावरमेंट होगी। लेकिन शेखर सर, दूसरा सवाल यह भी आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जिन महिलाओं को ये ड्रोन्स दिए जाएंगे उनको भी तकनीकी तौर पर उनकी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। तो ये ट्रेनिंग कैसे और किस तरह से प्रोवाइड कराई जाएंगी इन्हें? देखिए उसके लिए सरकार और राज्य सरकार से भी मिलकर ये जो टेक्निकल टीम जाएंगे, जो पहले तो आपकी ये क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके एक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 8 लाख तक की उनकी मदद की जाएगी ताकि वो ये ड्रोन को ऑर्डर कर सके और खरीद सके। बाद में जो ड्रोन जो तैयार करते हैं और ड्रोन पर ट्रेनिंग देते हैं वो जाके स्वयं इनको ट्रेनिंग देंगे। और एक प्रकार से ये इसके 2 लक्ष्य है जो मैंने जैसे पहले कहा कि जितनी टेक्नोलॉजी यूज होगी हमारी कृषि क्षेत्र, उससे उत्पादन बढ़ेगा और धीरे धीरे जैसे इसके आगे तो कॉस्ट भी कम होते जाएगी। जब उत्पादन बढ़ेगा कॉस्ट कम होते जाएगी और ड्रोन का अलग अलग की आप यूज कर सकते हैं। और उस पर तो रिसर्च भी चल रहा है कि और क्या क्या नया तरीका है जहां पे ड्रोन यूज कर सकते हैं। और इसी तरह टेक्नोलॉजी हमारे गांव तक, रूरल भारत के जाके पहुंच जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जो जन औषधि केंद्र हैं उनके प्रति भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, 10,000 से 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने की बातें हो रही हैं। ऐसे में सेहत के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से और सस्ती दवाएं जब मिल रही हैं, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? असीम जी, ये एक प्रकार से एक मैं मानता हूं एक क्रांति है ये। देखिए क्योंकि दवाई की दाम मार्केट में, जो जनरल मार्केट में दवाई दाम बहुत ज्यादा है, सरकार उसको भी कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही है। और ये जो जन औषधि है, आप किसी भी दिल्ली शहर में देख लीजिए, हर जन औषधि की जो जितने ब्रांचेस है सब में भीड़ लगी रहती है क्योंकि दवाई सस्ते में मिलते और वो ब्रांड नेम पे नहीं है, जेनेरिक नेम में मिलते और अच्छी क्वालिटी की भी मिल रहे हैं। क्योंकि पहले यह सवाल था कि भाई सरकारी
जो दवाई है वो कितनी इफेक्टिव होंगे, कैसे होंगे, लेकिन जो देखा गया है कि पब्लिक उसको स्वीकार कर लिया है। एक सस्ता, क्योंकि बहुत बचत होती है, और स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी जन औषधि केंद्र से मिलता है उसकी क्वालिटी की भी गारंटी है। असीम जी जी, ऐसे में सर आखिरी सवाल बहुत ही संक्षेप में, एक और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की जा रही है, मकसद ये कि जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो अंत्योदय तक, हर व्यक्ति में, जो आखिरी पंक्ति में लोग खड़े हैं उन तक पहुंचे, ये भी एक बहुत अपने आप में महत्वाकांक्षी योजना है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये कार्यक्रम शुरू किया गया था नवंबर 15 तारीख से, और इसका अंतिम दिन है, ये खत्म होने वाला है जनवरी 25, 2024 में जी। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो एक सैचुरेशन लेवल पर पहुंचे। जैसे आपने कहा, अंत्योदय तक सब इसमें कवर हो जाए, कोई रह न जाए। इसीलिए क्योंकि जितनी जानकारी जाएगी लोगों तक, उतनी वो समझ पाएंगे कि किसी चीज से तो वंचित नहीं हुए। वो कोई भी स्कीम्स हो, जिस स्कीम्स के लिए वो एलिजिबल हैं, वो सारे स्कीम्स वो उसको अप्लाई किए हैं, या जो भी जहां उनको नाम भरना है भरें, और कोई आधार के अपडेशन हो या बाकी कुछ हो। और इसके लिए देश भर में कम से कम 2500 मोबाइल वैन्स, मतलब एक प्रकार से कम्युनिकेशन बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, तो ये सरकार की स्कीम है, ये एलिजिबिलिटी है, जो भी एलिजिबल है वो किसी तरह अपने आप को एनरोल कर ले। तो एक मैं मानता हूं ये एक बड़ा मेगा आउटरीच है सरकार की तरफ से, बड़ी कोशिश, क्योंकि ये कार्यक्रम काफी सालों से चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस स्कीम में जितने व्यक्ति कवर हो सके कवर हो जाए और कोई रह न जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे ताजा खबर की। और ताजा खबर में बात मणिपुर की। देखिए, मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। यहां के एक बहुत पुराने हथियारबंद विद्रोही समूह ने सरकार के साथ शांति समझौता कर लिया है। इस संगठन का नाम है यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी UNLF। पहली बार घाटी में मौजूद मणिपुरी हथियारबंद समूह हिंसा छोड़कर अब मुख्य धारा में लौटने और भारत के संविधान और देश के कानून का सम्मान करने पर सहमत हुआ है। यह समझौता न केवल UNLF और सुरक्षा बलों के बीच विरोध को समाप्त करेगा, जिसने पिछली आधी सदी से भी अधिक समय से दोनों पक्षों की ओर से बहुमूल्य जिंदगियां लीन ली हैं, बल्कि समुदाय की दीर्घकालिक चिंताओं को भी दूर करने का एक अवसर प्रदान करेगा।
मुख्यधारा में यूएनएलएफ की वापसी से घाटी स्थित अन्य जो सशस्त्र समूह भी आने वाले समय में शांति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और इस सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले दिल से यूएनएलएफ के इस फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर अमित शाह ने कहा है कि ये समझौता पीएम मोदी जी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करता है। पूर्वोत्तर में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो वहीं मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने यूएनएलएफ के साथ शांति समझौते का स्वागत किया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रयासों की सराहना की है। तो ये बहुत एप्रिसिएशन हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेशन करता हूं और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी हम बधाई देना चाहता हूं। और इसमें और जो यूएनएलएफ का जो कैडर लोग जो है, जो उसका सेनेटर लोग जो भी है, वो लोग ने ये शांति रास्ता में आने के लिए जो राजी हुआ है, इसके लिए भी हम यूएनएलएफ का कैडर लोग को, उसका मेंबर लोग को अपने दिल से अप्रिशिएट करता हूं। और ये भी उम्मीद करता हूं कि जितना भी स्टेट में जो अभी उग्रवादी है और एंटी जो हथियार पकड़ के जो बिकर रहा है, वो लोग भी शांति के रास्ता में आए। तो आप समझ सकते हैं कि इतने वर्षों पुराना ये सशस्त्र समूह और आखिरकार उसे शांति के रास्ते पर आना ही पड़ा। और इससे कहा जा रहा है कि मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जब ये यूएनएलएफ का समझौता हुआ है, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ है, हम आपको अब समझाते हैं। ये देखिए ग्राफिक्स के जरिए इसको आप समझिए। मणिपुर में शांति के एक नए युग की शुरुआत हम कह रहे हैं। और मणिपुर के सबसे बड़े जो उग्रवादी गुट हैं यूएनएलएफ, उनका केंद्र सरकार के साथ एक पीस एग्रीमेंट हुआ है, शांति समझौता हुआ है। और यूएनएलएफ जो है वो मणिपुर के घाटी वाले जो उसकी राजधानी इम्फाल है, उस इलाके का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ये उग्रवादी गुट है। साल 1964 में आप समझ सकते हैं कितना पुराना है ये। साल 1964 में यूएनएलएफ की स्थापना हुई थी और इसका एजेंडा था अलग मणिपुर की स्थापना करना, जो कि हर तरह के जो इस तरह के उग्रवादी समूह होते हैं, सशस्त्र समूह, उनका यही एजेंडा होता है कि हम मेन लैंड से अलग एक राज्य चाहते हैं, एक अलग क्षेत्र चाहते हैं। उसी रास्ते पर ये भी यूएनएलएफ, इसको भी एक अलग क्षेत्र की जरूरत थी और इसलिए ये पूरा मुहिम चला रखा था। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 1975 में यूएनएलएफ के कई नेताओं ने तिब्बत और वहां की ल्हासा की यात्रा की थी और उस यात्रा में एन विश्वेश्वर सिंह और 16 दूसरे जो मैतेई उग्रवादी हैं वो शामिल थे और उन्होंने तिब्बत के ल्हासा की यात्रा की थी। आगे देखते हैं कि यात्रा का मकसद, जैसा कि हमने कहा, कि विदेशी सहायता प्राप्त करना था। ये जो उग्रवादी समूह था उसको किस तरह से और भी हथियार मिले, पैसे मिले, इस तरह की उम्मीद के साथ वो ल्हासा की यात्रा में गए थे मैतेई समुदाय के ये उग्रवादी। 1990 में यूएनएलएफ ने दूसरे उग्रवादी ग्रुप्स के साथ मिलकर इंडो बर्मा रिवोल्यूशनरी फ्रंट यानी कि आईबीआरएफ की स्थापना की थी, इसका निर्माण किया था। और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग गुट, जिसे हम एनएससीएन के कहते हैं, उसके साथ और साथ ही साथ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा और कुकी नेशनल आर्मी केएनए, इन तीनों के साथ मिलकर इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और मकसद था कि भारत बर्मा की आजादी के लिए एक संगठित संघर्ष करना। आप ये समझ रहे होंगे कि ये भारत बर्मा ये किस तरह की बातें हो रही हैं। तो उनका मतलब ये था कि म्यांमार द्वारा समर्थित उग्रवादी गुट की मांग भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक अलग क्षेत्रफल को, एक अलग जगह को खाली कराया जाए और ये उनका इलाका हो। इस तरह की डिमांड के पीछे म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये जो ट्रायंगल है, इनके ड्रग माफियाओं का इसमें बहुत बड़ा रोल था। और ड्रग माफिया भारत में अपनी बनाई ड्रग्स बेचने के लिए एक सेफ पैसेज ढूंढ रहे थे कि किस तरह से भारत में ड्रग को लाया जाए। ड्रग माफिया भारत में इस ड्रग्स को लाने की कोशिश कर रहे थे और ड्रग माफिया ने मिलकर एक त्रिकोण, जैसा कि हमने कहा ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये एक गोल्डन ट्रायंगल बनाने की कोशिश की थी ताकि इसके जरिए हथियार और ये सारी चीजें वो हम हिंदुस्तान में ला सकें। और पूरी दुनिया में अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, नशे का सबसे बड़ा अड्डा है सामान पैदा करने का, ये एक सबसे बड़ा अड्डा है, आप इस बात को समझिए। और इसी वजह से इस इलाके में बड़ी मात्रा में अफीम की भी खेती होती है। गोल्डन ट्रायंगल के ड्रग माफिया इस पैसेज से पूरे भारत में ड्रग्स को घुसाना और बेचना चाह रहे थे।
ये उनकी मंशा थी और हम जानते हैं कि इसके जरिए किस तरह के पैसे और इस तरह की चीजें उग्रवादी समूहों के पास आती हैं। अगर यूएनएलएफ के समूह आईबीआरएफ को सफलता मिल गई होती तो बड़े हिस्से पर ड्रग माफियाओं का कब्जा होता, इस बात को आप समझ लीजिए। और मणिपुर और मिजोरम के एक बड़े हिस्से पर इन उग्रवादियों और ड्रग माफियाओं का कब्जा हो चुका होता, मणिपुर के और मिजोरम के एक बड़े हिस्से पर। लेकिन यूएनएलएफ के म्यांमार और बांग्लादेश में ट्रेनिंग कैंप भी रहे हैं, हम भी इस बात को जानते हैं। यूएनएलएफ के इन इलाकों में ट्रेनिंग कैंप्स रहे। 2012 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यूएनएलएफ के खिलाफ भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस दर्ज किया था। और यूएनएलएफ का हथियार त्यागना एक बड़ा कदम है। ये उग्रवादी ग्रुप जो है वो घाटी में स्थित है और इसमें मैतेई लोग सबसे अधिक मात्रा में शामिल होते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि मैतेई लोग इसमें सबसे अधिक मात्रा में शामिल हैं इस उग्रवादी समूह में और सबसे प्रोमिनेंट उनको माना जाता है। बढ़े आगे तो कह सकते हैं कि इतिहास में ये पहला मौका जब घाटी में मौजूद मैतेई समूह शांति समझौते में शामिल हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि इतने वर्षों से 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये अब शांति को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ है। और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद गृह मंत्री जो हमारे अमित शाह हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हुआ है यूएनएलएफ। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान आया है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर का सबसे पुराना घाटी स्थित सशस्त्र समूह मुख्य धारा में शामिल होने पर सहमत हो गया है। इस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं कि वो अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं, शांति के रास्ते पर आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। शांति और प्रगति के लिए पथ पर उनकी यात्रा के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी देता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस बात का लिखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और मणिपुर सरकार की ओर से यूएनएलएफ के साथ शांति समझौता हुआ है और शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का प्रतीक है। अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है ये समझौता और पूर्वोत्तर भारत में युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस बात का भी जिक्र किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ये कुछ अहम बातें हमने आपको बताई कि किस तरह से ये सारी चीजें हुई और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इसके क्या कुछ मायने हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं दैनिक पूर्वोदय के एक वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जी। हम उनका स्वागत करते हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने ग्राफिक्स के जरिए बताया कि ये 6 दशक में माने कि मैतेई समुदाय से जुड़ा इतना बड़ा उग्रवादी संगठन, उसका मुख्य धारा में शामिल होना, शांति पीस एग्रीमेंट करना पूर्वोत्तर के लिए, मणिपुर के लिए कितना अहम, कितना महत्वपूर्ण, कितना ऐतिहासिक आप इसे मानते हैं एक पत्रकार के तौर पर? ये सिर्फ मणिपुर के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए यह एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि पहली बार इम्फाल घाटी बेस्ड जो मैतेई लोगों के बीच की जो जिनकी पैठ है, उस अलगाववादी संगठन ने शांति समझौते को स्वीकार किया है। और इससे ये जो म्यांमार और जो आपने ग्राफिक्स में आप दिखा रहे थे, म्यांमार का और लाओस का जो वो इलाका है, पूरा जो ड्रग्स का जो व्यापार उस इलाके से होता है, और इसका चूंकि ये लगभग 60 साल पुरानी संस्था है, ये 60 साल पुराना संगठन है और इसने एक तरह से देखा जाए तो कई छोटे छोटे जो उग्रवादी समूह हैं उनको भी इन्होंने तैयार किया है, इसने मदद की है और उसके बल पर वो खड़े हुए हैं। तो ऐसे बड़े, और इसका एक मास बेस है, इसके पास कैडर है और ये संगठन एक अपनी भूमिका अदा करता है। इसलिए ऐसे संगठन को, और पहली बार कोई मैतेई बेस्ड संगठन जिसकी इम्फाल घाटी में बेस है, जिसकी म्यांमार में इनके कैंप रहे हैं, वहां पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है, उसका शांति समझौते में लागू हो जाना बहुत बड़ी बात है। और इसका असर दूसरे जो उग्रवादी संगठन है पूर्वोत्तर में उन पर भी पड़ेगा। उल्फा भी काफी दबाव में है इन दिनों कि कैसे इन चीजों को हम अपने प्रभाव बढ़ा सकें। लेकिन एक के बाद ये जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और जिस ढंग से यूएनएलएफ को शांति समझौते के लिए तैयार किया गया है, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की और मणिपुर सरकार की। इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से रवि जी, अगर इसको मैं समझूं, क्योंकि बहुत से लोगों की जानें गई हैं, ड्रग्स का कारोबार होता है, हथियारों का कारोबार हुआ है इस गोल्डन ट्रायंगल के जरिए,
और मणिपुर के साथ साथ और भी जो बाकी नॉर्थ स्टेट के स्टेट्स हैं वो सभी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से इस गुट का अब शांति समझौते में शामिल होना मणिपुर की शांति के लिए, नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं? नहीं, ये महत्वपूर्ण है। मैं कह रहा हूं ये जो प्रक्रिया शुरू हुई खास करके मणिपुर में जो लंबे समय तक एक हिंसा का दौर रहा, उसके बाद इस तरह के सकारात्मक खबर का आना, इतनी अच्छी खबर का आना, और देखिए ये काम एक दो दिन में नहीं हुआ, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा था। और इस बीच में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से 6 प्रतिबंधित संगठनों के जो प्रतिबंध की अवधि है वो बढ़ा दी, उससे भी इन पर दबाव पड़ा है। और अगर सही मायने में ये लोग जिस तरह से शांति समझौते पर तैयार हुए हैं, यूएनएलएफ के कैडर अगर पूरी तरह से जी रवि जी, कुछ तकनीकी खराबी है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है रवि जी से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी कमी की वजह से। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये लगातार एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और जिस तरह से तमाम जो उग्रवादी समूह हैं वो अब मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं। और गृह मंत्री ने भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। पूर्वोत्तर में स्थायी शांति स्थापित करने के मोदी सरकार के अथक प्रयासों में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूएनएलएफ भी अब मुख्य धारा में शामिल हो गया है। उन्होंने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राइपार्टाइट हम कहते हैं त्रिपक्षीय समझौता हुआ है भारत सरकार, मणिपुर सरकार और यूएनएलएफ के बीच में। और ये जो पुराना, जो घाटी स्थित सबसे पुराना ये सशस्त्र समूह है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। आप समझ सकते हैं कि बीते 6 दशकों से ये असामाजिक तत्वों में ये संगठन लिप्त था। लेकिन अब दबाव की वजह से और केंद्र सरकार की तमाम नीतियों की वजह से अब ये मुख्य धारा में शामिल हो गया है। और इसी के लिए गृह मंत्री ने कहा कि शांति और प्रगति के पथ पर वो आगे बढ़ें। उनकी इस यात्रा के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और शांति समझौता 6 दशक लंबे सशस्त्र आंदोलन के अंत का भी प्रतीक है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि जी कह रहे थे कि बाकी जो उग्रवादी संगठन है उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उस पर भी कहीं न कहीं एक दबाव है कि वो भी ऐतिहासिक जो शांति समझौता है उसमें वो भी अब शामिल हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों की वजह से कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी उग्रवादी संगठन हैं वो किसी तरह से जो समाज की मुख्य धारा है उसमें वो शामिल हो सकें, ताकि नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में शांति का जो पैगाम है वो हमें हासिल हो सके। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रवि जी का हमारे साथ जुड़े, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम्स है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना में आज सुबह 7 बजे से 119 सदस्यों वाली विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सिर्फ नक्सल प्रभावित 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए महिला, युवा, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। चुनाव में 2290 उम्मीदवार मैदान में हैं।
तो लगातार तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, चाहे वो युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, हर कोई अपने संवैधानिक अधिकार जो उन्हें मिला है मताधिकार का, फिल्म स्टार्स की बात करें, हर कोई वहां पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 119 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है तेलंगाना में और बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। और इस सबके बीच हमारे सहयोगी राजेश राज ने खास बातचीत की वोट देने पहुंचे दिन के पहले मतदाता के साथ। आइए सुनते हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी हम हैदराबाद के मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र के चिकड़पल्ली के एक मतदान केंद्र पर हैं, जो यहाँ का लाइब्रेरी है, और वहाँ पर वोट गिराने के बाद जो फर्स्ट वोटर हैं जिन्होंने सबसे पहले जाकर 7 बजे मतदान किया, वो हमारे साथ मतदाता हैं। नाम है इनका मोहन, और देखिए ये अपनी हाथ जो है उंगली दिखा रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करने के बाद डीडी न्यूज से खास बात कर रहे हैं। मोहन, कैसा लगा? आप सबसे पहले आप मतदान करने के लिए अंदर गए, क्या फीलिंग रही? हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जाके वोट करें और अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको चूज करें। तो मैं चाहूँ कि मैं पहला जाऊँ, बिकॉज आई वांटेड टू बी द फर्स्ट टू गो एंड वोट, सो आई केम इन अर्ली। I woke up early and then came here. इससे पहले भी वोटिंग की होगी, लेकिन जो वोटिंग करने का जो उत्साह है, कहा जाता है कि ये महापर्व है, एक यूथ के नाते कैसा आपको लग रहा है? ये हमारे लिए, जो लोग हम भारत देश के वासी है, उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इसी वोट के नाते हम अपना जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुनते हैं, वो हमारा भविष्य निर्णय करते हैं। तो ये दोनों तरफ है। सो ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, और एक ये है कि जो हमारा पावर है वोटर का, वो हम दिखा सकते हैं आज का। अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मोहन ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर सबसे पहले वोटिंग की, और एक ऐसी फीलिंग थी इनके अंदर कि जमहूरियत के जश्न में शरीक होना चाहिए। ये जमहूरियत के जश्न की ताकत है। कैमरामैन ललित के साथ हैदराबाद से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बढ़ेंगे आगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद के दौरान पीएम ने जम्मू जिले की महिला किसान और रंगपुर गांव की सरपंच बलवीर कौर से बातचीत की। बलवीर कौर ने विभिन्न सरकारी योजनाओं से उन्हें और उनके क्षेत्र को हुए लाभ के बारे में प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया। आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर, मुझे अभी तक केसीसी का लाभ मिला है, फार्म मशीनरी बैंक का लाभ मिला है, किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। आप अपने गांव के सरपंच भी हैं? जी सर। देखिए, आपके बगल में कोई एक और लीडर घुस गया अभी, सबको हटा करके, तो अब सरपंच वही बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। हैं, तुम्हें धक्का मार रही है नेता। अच्छा बताइए, जो योजनाएं आपको फायदा हो रहा है, क्या क्या हुआ है, जरा फिर से बताइए। सर, मैंने अप्रैल 2023 में केसीसी लिया। उस केसीसी का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए। उस ट्रैक्टर से उससे भी मुझे एग्रीकल्चर ने और फायदा दिया, फार्म मशीनरी बैंक के रूप में। मुझे 2 लाख का फायदा हुआ सब्सिडी के रूप में। मेरे परिवार में किसान सम्मान निधि भी मिलती है, जिससे हम साल में 6,000 रुपए का भरपूर फायदा उठाते हैं। देखिए, आप तो कितने बड़े इंसान हैं, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर की मालिक हो गई है। आपके पंचायत में लोग कितने, जनसंख्या कितनी है? सर, मेरे पास 2980 वोटर्स हैं, 4700 लोग हैं पूरे। आप इतना सारा याद रखती हो? सर, ग्रास रूट लेवल पे आपसे ही सीखा है काम करना, और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है
कि हमने जिनको मिला है उनके अनुभव जानना है और जिनको अभी मिला नहीं है मैं 5 साल में वो काम पूरा करना चाहता हूं और सही लोगों को ढूंढना चाहता हूं कि जिनको सचमुच में जरूरत है और फिर मैं सरकार का बजट भी उसमें लगाना चाहता हूं और इसलिए हिंदुस्तान के हर गांव में ये मोदी के विकास की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है। तो ये गाड़ी का लाभ सबको मिले इसके लिए करोगी आप बलवीर जी? बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। वरना हमारा सामान्य जो देश का नागरिक है वो झूठ कभी नहीं बोलने का प्रयास नहीं करता है। और प्रधानमंत्री आज COP28 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दुबई रवाना होंगे। पीएम की 2 दिवसीय यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के दौरान विस्तृत जानकारी साझा की। Honorable Prime Minister had last visited the UAE earlier in July this year. In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के सफर पर पीएम मोदी ने एक आलेख लिखा है जिसे देश के सभी समाचार पत्रों ने आज प्रमुखता से संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। G20 की भारत की अध्यक्षता का आज आखिरी दिन है। 1 दिसंबर 2023 से ब्राजील G20 की अध्यक्षता संभालने जा रहा है। ये पहला मौका है जब लगातार तीसरी साल विकासशील देश के हाथों में G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 को लेकर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में लेख लिखा है। पीएम मोदी ने अपने लेख में लिखा कि आज भारत को G20 की अध्यक्षता संभाले हुए 365 दिन हो गए हैं। यह वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को प्रतिबिंबित करने, पुनः प्रतिबद्ध करने और फिर से जीवंत करने का क्षण है। जैसा कि हमने पिछले साल ये जिम्मेदारी ली थी, उस वक्त वैश्विक परिदृश्य बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रहा था। महामारी से उबरना, बढ़ते जलवायु खतरे, वित्तीय अस्थिरता और विकासशील देशों में ऋण संकट, ये सभी घटते बहुपक्षवाद के बीच थे। संघर्षों और प्रतिस्पर्धा के बीच विकास सहयोग प्रभावित हुआ, जिसके चलते प्रगति भी बाधित हुई। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि G20 की अध्यक्षता ग्रहण करते हुए भारत ने दुनिया को यथास्थिति का विकल्प देने की कोशिश की और जीडीपी केंद्रित से मानव केंद्रित प्रगति की ओर बदलाव को पेश किया। भारत का लक्ष्य दुनिया को यह याद दिलाना है कि हमें क्या जोड़ता है, न कि हमें जो विभाजित करता है। आखिर वैश्विक बातचीत को विकसित होना ही था। कुछ लोगों के हितों को बहुतों से आकांक्षाओं के सामने जगह देनी पड़ी। जैसा कि हम जानते थे, इसके लिए बहुपक्षवाद में मूलभूत सुधार की आवश्यकता थी। समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक, ये 4 शब्द G20 अध्यक्ष के रूप में हमारे दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं और नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र, जिसे सभी G20 सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया, इन सिद्धांतों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
पीएम मोदी के लेख में भारत की अध्यक्षता के दौरान लिए गए अहम फैसलों की झलक भी दिखाई दी। भारत ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट ने बहुपक्षवाद की एक नई सुबह की शुरुआत की। 55 अफ्रीकी देशों के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को मंच में शामिल करने से इसका विस्तार वैश्विक आबादी के 80% तक हुआ। भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता सहित सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए G20 के तहत 2023 कार्य योजना पेश की। G20 के माध्यम से ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाई गई, जो समावेशी विकास की दिशा में एक अहम प्रगति है। 16 देशों के 50 से अधिक DPI को शामिल करने वाला यह भंडार ग्लोबल साउथ को DPI बनाने, अपनाने और स्केल करने में मदद करेगा। घोषणा पत्र का हरित विकास समझौता एक व्यापक रोडमैप की रूपरेखा तैयार करके भूख से निपटने और ग्रह की रक्षा के बीच चयन करने की चुनौतियों का समाधान करता है। G20 में पहली बार दुनिया ने माना कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों के लिए विकासशील देशों को $5.9 ट्रिलियन की फंड की जरूरत है। भारत की अगुवाई में 87 आउटकम और 118 दस्तावेजों को सर्वसम्मति से स्वीकार करने में सफलता हासिल हुई। पीएम मोदी ने आगे लिखा, हमारे G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने भू राजनीतिक मुद्दों और आर्थिक वृद्धि एवं विकास पर उनके प्रभाव पर विचार विमर्श का नेतृत्व किया। आतंकवाद और नागरिकों की संवेदनहीन हत्या अस्वीकार्य है और हम उन्हें शून्य सहिष्णुता की नीति के साथ संबोधित करना चाहिए। हमें शत्रुता पर मानवतावाद को अपनाना चाहिए और दोहराना चाहिए कि यह युद्ध का युग नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत ने असाधारण उपलब्धि हासिल की। इसने बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित किया, ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाया, विकास का समर्थन किया और हर जगह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया। भारत ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के मूल मंत्र के साथ 1 साल पहले जो शुरुआत की थी, उसे पूरा करने में भारत ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और जन भागीदारी के जरिए भारत G20 को 1.4 अरब लोगों तक ले जाने में कामयाब रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब अर्थ जगत की कुछ खबरें। भारतीय शेयर बाजार में पहली बार BSE लिस्टेड शेयरों का मार्केट कैप ऐतिहासिक $4 ट्रिलियन के पार पहुंच गया। वर्तमान में $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एम कैप वाले एक्सचेंज में अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग के बाजार शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया में 5वां सबसे मूल्यवान मार्केट बन गया है। BSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का बाजार मूल्य वर्तमान में 333 ट्रिलियन रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है, जो कि $4 ट्रिलियन में तब्दील होता है। करीब $48 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ अमेरिका अब तक दुनिया का सबसे बड़ा इक्विटी बाजार है। इसके बाद $9.7 ट्रिलियन के साथ चीन और $6 ट्रिलियन के साथ जापान का स्थान है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से अब तक BSE का मार्केट कैप करीब 15% बढ़ गया है, जबकि चीन के मार्केट कैप में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। टॉप 10 मार्केट कैप क्लब में अमेरिका एकमात्र बाजार है जो भारत की तुलना में 17% की तेज गति से बढ़ा है। संयुक्त विश्व बाजार पूंजीकरण इस साल 10% बढ़कर $106 ट्रिलियन हो गया है। इस साल मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बढ़त से मार्केट कैप में बढ़ोतरी हुई है। शीर्ष 100 से बाहर के स्टॉक अब देश के मार्केट कैप में 40% का योगदान करते हैं, जो इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत के दौरान 35% से अधिक है। 1 अप्रैल के बाद से BSE का एम कैप 27% बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा तेजी से अपनी रफ्तार पकड़ रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पूरे देश में पहुंचाने के मकसद से यह अभूतपूर्व पहल की गई है। आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को और इसके साथ ही मिड डे प्राइम के आज के संग से हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बरेली नगर निगम क्षेत्र में शुरू हुई। ये यात्रा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जनता तक पहुंचाने में काफी कारगर साबित हो रही हैं। बरेली में यात्रा का शुभारंभ नगर निगम गेट से हुआ।
जहां पीएम स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी गई। पीएम स्वनिधि योजना में लाभान्वित सलीम और असीम का कहना है कि उन्हें इस योजना से बहुत लाभ मिला। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने वाली रेखा घर की चाबी पाकर फूले नहीं समाई। उनका कहना है कि अब जाकर उनका अपना घर होने का सपना पूरा हुआ है। पीएम स्वनिधि योजना की तरफ से मुझे लोन भी मिला हुआ है। काफी पहले जो काम व्यापार वगैरह करते थे दिक्कत परेशानी होती थी, पैसा किसी से ले रहे हैं मांग रहे हैं तो उसमें बढ़ाकर पैसा देना पड़ता था। ये योजना जब पता हमें लगी तो डूडा विभाग में जाके जानकारी ली तो इसमें हमें 10,000 रुपए का लोन दिलाया गया बिना सिक्योरिटी के। कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद 20,000 का, इसके बाद 50,000 रुपए का ये हमें लोन मिला। इससे हमें फायदा भी हुआ, व्यापार भी बढ़ा। पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मेरा पक्का बन गया। जब आवास योजना मुझे पैसे मिले, 2.5 लाख रुपए मिले थे मुझे, उससे मैंने बनवाया मकान। अब मेरा अच्छा बन गया, काफी अच्छा बना पहले। और हम जैसे आए कितने लोगों को मिला है, उनको भी बहुत फायदा हुआ है। इस योजना से सभी को लाभ बहुत मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना से फॉर्म भरा था, उससे मकान मिला मुझे, जिससे पहले मकान कच्चा था। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनसे जो पैसा मिला है उससे हमारा पक्का मकान बना है इसमें। वहीं जनपद बलरामपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। जिले के 10 गांवों में प्रतिदिन गरीबों व आम जनमानस को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं उसके प्रति उन्हें जागरूक करने हेतु विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी विपिन कुमार ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचे और लोग इसका लाभ उठाएं, यही इस यात्रा का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के समग्र विकास के लिए ये रखा गया है। इसमें आवास जो यहाँ इस साल चयनित हुए हैं वो 13 हैं और शौचालय व्यक्तिगत 19 हैं। और यहाँ के जनता जो आज आई थी उनका समाधान, जो उनका प्रश्न था उसका समाधान किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सरकार मिशन मोड में गांव-गांव तक जा रही है और हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।